इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपभोग फलन, उपभोग की औसत और सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। 1857 में एंजल ने आय और उपभोग व्यय के मध्य संबंध बताते हुए उपभोग के नियम का प्रतिपादन किया था। उपभोग फलन से तात्पर्य उपभोग और आय के बीच में जो संबंध बताते हैं उसको उपभोग फलन कहते हैं। जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, जबकि आय के कम होने पर उपभोग भी कम होता है। तो इस प्रकार उपभोग फलन आय के अलग अलग स्तरों पर उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। तो इसको हम इस प्रकार से फंक्शन रूप में लिख सकते हैं कि C = फंक्शन ऑफ y, उपभोग आय का फलन है। यहाँ पर C का मतलब है उपभोग, y का मतलब है आय। उपभोग जो है वो आश्रित चर है और जो आय है वो स्वतंत्र चर है। इसका मतलब है कि जो उपभोग है वो आय के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रकार जो उपभोग फलन है वो उपभोग और आय के बीच में संबंध को बताता है। अर्थशास्त्र में अन्य नियमों की भांति भी उपभोग फलन भी अन्य बातों के समान रहने की मान्यता पर आधारित है। यहाँ पर अन्य बातें समान रहने का तात्पर्य यह है कि जो उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्व है उनको स्थिर मान लिया जाता है। अब हम उपभोग फलन को इस तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। सामने तालिका दी हुई है। आय जो करोड़ में दी रखी है 0, 100, 200, 300, 400, 500 और आगे है उपभोग व्यय C, ये भी करोड़ में है 50, 125, 200, 275, 350, 425। तो इस तालिका को देखने से हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार जो उपभोग है वो आय का बढ़ता हुआ फलन है, अर्थात आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता है। आय तालिका से देखने से पता पड़ रहा है कि जब आय 0 है तो उपभोग कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। क्योंकि अगर आय 0 है फिर भी व्यक्ति कोई ना कुछ तो उपभोग तो करेगा ही, चाहे वो उसके पास में जो पहले की बचते हैं वो उनको काम में ले या कहीं से उधार लेके वो उपभोग करे। इसलिए अगर आय 0 है तब भी उपभोग जो व्यक्ति है वो उपभोग करेगा ही। अब आगे जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ रहा है। जैसे आय हुई 0 से 100 तो उपभोग बढ़ा 50 से 125, फिर आय बढ़ी 100 से 200, उपभोग बढ़ा 125 से 200। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ रहा है। और एक बिंदु ऐसा आता है जब आय और उपभोग दोनों समान हो जाते हैं। यहाँ पर जब आय बढ़ के 200 हो गई है तो उपभोग भी बढ़ के 200 हो गया है। तो एक समय ऐसा आता है जब दोनों समान हो जाते हैं। यह उपभोग व्यय देश में आधारभूत उपभोग स्तर पर बन जाता है। इसके बाद आय बढ़ती है पर उपभोग उतना नहीं बढ़ता जितनी आय बढ़ती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बचत या निवेश करता है। अब हम इस तालिका को अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हमें उपभोग फलन प्राप्त हो जाएगा। सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें OX अक्ष पे राष्ट्रीय आय ली गई है और OY अक्ष पे उपभोग व्यय लिया गया है। इस डायग्राम में OT रेखा जो मूल बिंदु से निकल के सीधी जा रही है, OT रेखा ये 45 डिग्री के कोण बना रही है और ये बताती है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर आय और उपभोग व्यय दोनों बराबर हैं, किंतु व्यवहार में उपभोग व्यय में वृद्धि आय में वृद्धि के मुकाबले कम रहती है। इसमें CC वक्र जो बताया गया है वो उपभोग फलन को बताता है। यहाँ पर देखिए C और C ये कर्व OY अक्ष से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। C = A + BY, ये क्या है, उपभोग फलन है और उपभोग जो है वो आय का बढ़ता हुआ फलन है। CC वक्र और ये जो OT है दोनों E बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पर उपभोग और आय दोनों आपस में बराबर है।
यहाँ पर आई ई बिंदु पर आई जो है वो OY1 है और उपभोग जो है वो OC1 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। बट लेकिन जब आई बढ़ के OY2 हो जाती है तो उपभोग वेव भी बढ़कर OC2 हो जाता है। आप डायग्राम में देखिए, आई बढ़ के हुई है Y1 से Y2, इधर उपभोग था पहले Y1 पे उपभोग था C1, Y2 पे C2। तो इस प्रकार से आई बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ गया है, लेकिन आई की तुलना में, क्योंकि आई में वृद्धि हुई है Y से Y2 तक, जबकि उपभोग में C1 से C2 तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोनों में गैप जो है वो आई में ज़्यादा है। तो इसको हमें देखने से पता लग रहा है कि उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि की तुलना में कम होती है। और डायग्राम में जो ये OC है, CC वक्र जा रहा है OY अक्ष से, तो इसकी जो O और C के बीच में जो गैप है A, अगर I 0 है तब भी कुछ ना कुछ उपभोग तो होगा ही होगा। तो इस प्रकार से जो A है ये क्या है, अगर I 0 है तो ये उपभोग को बता रहा है, जो कि पहले की बस्ते या उधार से इसको पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार से आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितनी कि आय बढ़ती है। तो ये था उपभोग फलन, जो कि उपभोग और आय के बीच में संबंध को बताता है। अब है उपभोग फलन के गुण। उपभोग फलन बताता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग व्यय में भी परिवर्तन होता है, लेकिन कितना यह नहीं बताता। इसके लिए हमें औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले औसत उपभोग प्रवृत्ति। जो औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है ये आय, उपभोग और आय के बीच में संबंध को बताती है। मतलब आपको सामने फॉर्मूला दिख रहा है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसत उपभोग प्रवृत्ति इज इक्वल टू C/Y। C का मतलब है उपभोग, Y का मतलब है आय। तो इस प्रकार से उपभोग और आय के बीच के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगर हमें C दे रखा हो तो Y से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें APC ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो उपभोग व्यय में परिवर्तन का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के अनुपात को बताती है। फॉर्मूले के रूप में MPC बराबर डेल्टा C/डेल्टा Y। डेल्टा C का मतलब है उपभोग में परिवर्तन को बताती है और जो डेल्टा Y है वो आय में परिवर्तन को बताती है। इसलिए उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, इन दोनों के अनुपात को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। जबकि APC क्या था, C/Y, उपभोग और आय के बीच में अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को हम पहले औसत उपभोग प्रवृत्ति करते थे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो तो उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, इन दोनों के अनुपात को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं। इसमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव धनात्मक ही होती है, कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि आय में होने वाली वृद्धि पूरी की पूरी उपभोग पर व्यय नहीं होती है, इसलिए ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव इकाई से कम होती है, 0 लेस देन MPC लेस देन 1, क्योंकि उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है, इसलिए MPC हमेशा 1 से कम होती है। निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति धनी वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है, क्योंकि जो कम आय वर्ग वाले लोग हैं वो अपनी आय का अधिकांश भाग या यहाँ से यहाँ तक कि सारा का सारा भाग ही उपभोग पर व्यय कर देते हैं, जबकि धनी वर्ग ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उनकी आवश्यकता पहले से संतुष्ट हो चुकी होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहती है और विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। तो ये था APC और MPC, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपभोग फलन। पहला है अल्पकालीन उपभोग फलन। अल्पकाल में हम उपभोग फलन है उसको बीजगणित सूत्र लिखा हुआ है C = A + BY, इसके रूप में हम बता सकते हैं। तो
उपभोग फलन है अल्पकालीन, उसका जो बीजगणित सूत्र है वो है C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। यहाँ पर C जो है वो है उपभोग वेव, A का मतलब है स्वायत्त उपभोग, अगर आय जीरो है फिर भी कुछ ना कुछ तो उपभोग होगा ही होगा, तो ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और बी वाई है वो है प्रेरित उपभोग, इसका मतलब है ये आय के ऊपर निर्भर करता है। इस सूत्र के आधार पर सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ओ एक्स एक्स पे आय ली गई है और ओ वाई एक्स पे उपभोग लिया गया है। उपभोग फलन है वो ओ वाई एक्स पे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। ये उपभोग फलन है जो कि शून्य से ऊपर धनात्मक स्तर से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है आय शून्य होने पर भी उपभोग धनात्मक होता है, जिसमें औसत उपभोग प्रवृत्ति गिरती हुई है, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है, तथा एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है। जैसे सामने C इक्वल टू A प्लस बी वाई है, इसको हम एपीसी निकालते हैं, तो एपीसी निकालने के लिए C अपॉन वाई वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर C क्या है A प्लस बी वाई, इसको हम y से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो आएगा ए वाई प्लस बी, और एमपीसी निकालेंगे तो एमपीसी डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई जो कि B होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एपीसी एमपीसी से अधिक है। फिर है दीर्घकालीन उपभोग फलन। दीर्घकालीन उपभोग फलन है, उसका बीजगणित सूत्र है C इज इक्वल टू बी वाई। C जो है कुल उपभोग व्यय है, बी वाई जो है प्रेरित उपभोग व्यय को बताता है, जो आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर है जो उपभोग व्यय पर किया जाता है। तो दीर्घकालीन जो उपभोग फलन है वो जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आय जीरो है तो उपभोग भी जीरो होगा, और इन दोनों के बीच में एक निश्चित अनुपातिक संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर दीर्घकालीन उपभोग फलन है, इसमें एपीसी और एमपीसी दोनों स्थिर एवं बराबर रहती है। तो ये इसका दीर्घकालीन उपभोग फलन था। तो इस प्रकार हमने अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन का अध्ययन किया। अब है उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व। कि उपभोग फलन को बहुत सारे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं और व्यक्ति को अपनी आय में से व्यय करने को रोकते हैं, मतलब खर्च वो कम करते हैं और बचत अधिक करते हैं। तो उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे व्यक्ति को आकस्मिक व्यय हेतु, क्योंकि कहीं ना कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है पैसे की, इसलिए वो क्या करता है, बचत करता है। कई बार वो भावी बीमारी, वृद्धावस्था आदि के लिए भी पहले से ही बचा के रखता है। अगर मान लो भविष्य के अंदर ब्याज ज़्यादा मिले तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, बचत बढ़ाता है। भविष्य में जीवन स्तर में सुधार करने के लिए और इसके लिए भी वह बचत करता है। व्यावसायिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए भी जो व्यावसायिक जो उद्यमी होते हैं वो क्या करते हैं, बचत करके रखते हैं। और जो व्यावसायिक कंपनियां हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक फर्म हैं, वो सब के सब अपने जो फर्म है उसको और बढ़ाने के लिए, अपने उद्योग को और बढ़ाने के लिए भी बचत करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है जो उपभोग को प्रभावित करते हैं। अप्रत्याशित लाभ या हानियाँ, व्यापारिक तेजी के समय अप्रत्याशित लाभ होने से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है और मंदी के समय उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। राजकोषीय नीति भी उपभोग को प्रभावित करती है कि सरकार की जो करारोपण की नीति है उसके कारण खर्च करने योग्य जो आय है उसमें कमी हो जाती है और उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है, जबकि सार्वजनिक व्यय से क्या होता है कि उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और भविष्य में जैसे युद्ध, कीमतों में वृद्धि, इससे क्या होगा, उपभोग व्यय वर्तमान में बढ़ जाता है। ब्याज की दर भी उपभोग को प्रभावित करती है। अगर ब्याज की दरों में वृद्धि से उपभोग प्रवृत्ति घट जाती है, जबकि ब्याज की दरों में कमी से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मजदूरी का स्तर भी उपभोग को प्रभावित करता है। अगर मजदूरी की दरें बढ़ जानी है तो क्या होता है, श्रमिकों की उपभोग प्रवृत्ति
बढ़ जाएगी, जबकि मजदूरी दरों में कटौती होने से श्रमिकों की आय में कमी होने से उनकी उपभोग प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। आय का वितरण भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। आय का वितरण समान होने पर उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, जबकि आय का वितरण असमान होने पर उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, क्योंकि जो निर्धन वर्ग है उनकी उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है धनिक वर्ग की तुलना में। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित